मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक नेता का सबसे ज्यादा चर्चा, विवाद और विषय का विषय रहा है तो वह है दिग्विजय सिंह। एक ऐसा नेता जिसने राजघराने से निकलकर छात्र जीवन के बाद राजनीति में कदम रखा। नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर उनका बड़ा ही रोचक रहा है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने पंचायतों को ताकत दी, गांवों तक लोकतंत्र पहुंचाया और संगठन को नई दिशा दी। वहीं उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश का विकास पिछड़ा है और उनके कई बयानों ने कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। नर्मदा की 3,300 किलोमीटर की परिक्रमा हो, महाकाल की नगरी उज्जैन से नई पदयात्रा का ऐलान हो या फिर भाजपा पर लगातार हमले, दिग्विजय सिंह शायद उन नेताओं में से एक हैं जो कभी सुर्खियों से दूर नहीं रहते। आखिर कौन है दिग्विजय सिंह? एक सफल प्रशासक, कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिकार और विवादों के केंद्र में रहने वाले नेता, या फिर भारतीय राजनीति के सबसे गलत समझे गए चेहरों में से एक? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, बिना पक्षपात, बिना प्रचार, सिर्फ तथ्यों, घटनाओं और अलग अलग नजरियों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिग्विजय सिंह की राजनीतिक यात्रा का पूरा सफर। दिग्विजय सिंह का जन्म 28 फरवरी 1947 को इंदौर में हुआ। उनका संबंध राघवगढ़ राजघराने से था। शुरुआती शिक्षा प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज इंदौर से हुई। इसके बाद उन्होंने SGSITS से मैकेनिकल इंजीनियरिंग BE की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वे हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और स्केच जैसे खेलों में भी सक्रिय रहे। राजनीतिक सफर की यदि बात करें तो 1969 में उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। मात्र 22 साल की उम्र में राघवगढ़ नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष बने। 1977 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर वह विधायक बने, जबकि 1980 और 84 में दोबारा विधायक चुने गए। अर्जुन सिंह की सरकार में दिग्विजय सिंह को कृषि, सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे विभागों में मंत्री पद दिया गया। 1984 की यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह लोकसभा से सांसद का टिकट दिया गया और वह भारी मतों से जीते। 1985 से और 1988 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। 1991 में दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़े और फिर दोबारा से जीते। इसी उनकी सक्रियता के चलते 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया, जबकि उनके ही कार्यकाल में 1998 में जब दोबारा चुनाव हुए तो एक बार फिर दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 10 वर्षों तक वह लगातार मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 2004 में हार हुई, जिसके बाद उन्होंने 10 साल के लिए राजनीतिक से टाटा बाय बाय कर दिया। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बने रहे। कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों का प्रभारी बनाया। साल 2014 से आगे राज्यसभा सदस्य बने और बाद में दोबारा निर्वाचित हुए। संसद की विभिन्न समितियों में सक्रिय भूमिका उनकी लगातार जारी रही। दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन में कई ऐसे बयान रहे जिन पर तीखी बहस हुई। शुरुआत हिंदुत्व का संविधान में कहीं उसका है क्या उल्लेख? नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? सर, तो फिर बीजेपी कह रही है कि आपने कमलनाथ पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने 72% तो उन्होंने क्या गलत कहा है? यहाँ इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? मैं क्यों लूं? आपने भ्रष्टाचार किया है तो मैंने ये कहा है कि भाई मेरा चंदा वापस दो, ताकि मैं इसे चंदा रामालय ट्रस्ट में दूं। जिस रामालय ट्रस्ट का गठन नरसिम्हा राव जी ने किया था, जिसमें उन्होंने सारे शंकराचार्य जी को सदस्य बनाया था, तो कम से कम वहां भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। आपके यहाँ राम मंदिर में चंदा भी दिया है और पहले राम मंदिर की जो यात्रा निकली थी उसमें भी चंदा दिया था, उसमें भी घपला किया। मैं हिसाब मांगता रहा, हिसाब नहीं दिया। बात हम करते हैं साल 2011 में उन्होंने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस बयान का उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी समर्थन नहीं किया और विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। जबकि दूसरा दावा रहा कि उन्होंने कहा था कि 26/11 में मुंबई हमले से कुछ घंटे पहले हेमंत करकरे ने उन्हें फोन कर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस दावे पर व्यापक राजनीतिक और विवाद हुआ। वहीं सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला उनका बयान भगवा आतंकवाद। उनका नाम लंबे समय तक हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की बहस से जुड़ा रहा। बाद के वर्षों में उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और कांग्रेस ने यह शब्द नहीं गढ़ा। उन्होंने कई बार RSS पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें संगठन से जुड़े लोगों को
बम बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने का भी दावा शामिल था। इन आरोपों को आरएसएस और भाजपा ने सिरे से खारिज किया। साल 2013 में बोधगया विस्फोट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा सवाल उठाया जिसे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी से घटना को जोड़ने की कोशिश बताया। इस पर भी उन्हें तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। साल 2013 में ही कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन को लेकर की गई टिप्पणी को सेक्सिस्ट बताया गया। बाद विवाद बढ़ने पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। नक्सलवाद की जहां तक बात है तो साल 2025 में एक माओवादी नेता की मुठभेड़ पर उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की। भाजपा ने इसे लेकर उन पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने कहा कि वे हिंसा के खिलाफ हैं और केवल निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इन विवादों ने दिग्विजय सिंह की छवि को हमेशा चर्चा में रखा। समर्थक उन्हें बेबाक और निर्भीक नेता बताते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि उनके कई बयान अनावश्यक राजनीतिक विवाद पैदा करते हैं। दिग्विजय सिंह की राजनीतिक यात्रा जितनी चर्चित रही, उनका निजी जीवन भी उतना सुर्खियों में रहा है। 1969 में उन्होंने आशा देवी सिंह से विवाह किया। दोनों ने कई दशक साथ बिताए। उनके 5 बच्चे थे, लेकिन 13 में कैंसर के कारण आशा देवी सिंह का निधन हो गया। इसके बाद 2014 में पत्रकार अमृता सिंह राय के साथ उनके संबंध सार्वजनिक हुए, जिसने देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी। करीब 1 साल बाद 2015 में दोनों ने विवाह कर लिया। समर्थकों ने इसे उनका निजी निर्णय बताया, जबकि विरोधियों ने इसे लेकर राजनीतिक हमले किए। साल 2017 भारतीय राजनीति में हलचल का दौर था। एक तरफ चुनावी तैयारियां तेज हो रही थीं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस के सबसे चर्चित नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह ने ऐसा फैसला लिया जिसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को चौंका दिया। उन्होंने अचानक चुनावी मंचों से दूरी बना ली। ना बड़ी राजनीतिक रैलियां, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना सरकार पर तीखे हमले। इसके बजाय उन्होंने 31 सितंबर 2017 को मध्य प्रदेश के बरमान घाट से नर्मदा परिक्रमा शुरू की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। करीब 3300 किलोमीटर की पैदल यात्रा, लगभग 192 दिनों का कठिन सफर, तपती धूप, बारिश, ठंडी रातें, जंगल, पहाड़, घाट और हजारों गांव से गुजरती एक आध्यात्मिक साधना। उनके साथ उनकी पत्नी अमृता राय भी इस यात्रा में शामिल रहीं। हर सुबह सूर्योदय से पहले यात्रा शुरू होती। दिन भर पैदल चलना, रास्ते में संतों से मिलना, गांव में रुककर लोगों से बातें करना, उनकी बातें सुनना, नर्मदा के घाटों पर पूजा अर्चना करना और फिर अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। दिग्विजय सिंह बार बार कहते रहे कि यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक है। उनका दावा था कि बरसों से उनकी इच्छा थी कि वे मां नर्मदा की परिक्रमा पूरी करें, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन राजनीति में शायद ही कोई कदम बिना सवालों के गुजरता है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि 2018 के मध्य प्रदेश विधान चुनाव से पहले जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। दूसरी ओर कांग्रेस और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हर बात को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह अब केवल मध्य प्रदेश के नेता नहीं रहे थे। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने का अनुभव, संगठन पर मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति की समझ ने उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बना दिया था। साल 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद कई लोग ने माना था कि शायद दिग्विजय सिंह का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इससे उल्टा। दिल्ली में उनका कद लगातार बढ़ता गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और एक के बाद एक कई अहम राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने का काम दिग्विजय सिंह को सौंपा गया। पार्टी के भीतर उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखा जाने लगा जो चुनावी गणित, संगठन और राजनीतिक समीकरणों को गहराई से समझते थे। राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की शुरुआत दौर में दिग्विजय सिंह को उनके करीबी सलाहकारों के रूप में माना गया। कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण बैठकों और चुनावी रणनीतियों में उनकी भूमिका चर्चा का विषय रही। हालांकि जितना उनका कद बढ़ता गया, उतनी ही उनकी आलोचना भी बढ़ती गई। भाजपा अक्सर उन्हें कांग्रेस का सबसे विवादित चेहरा बताती रही, जबकि कांग्रेस का कहना था कि दिग्विजय सिंह बेबाकी से अपनी बात रखने वाले अनुभवी नेता हैं। 2004 के बाद दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सबसे मुखर नेताओं में शामिल हो गए। वे लगभग हर बड़े राजनीतिक मुद्दे पर भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व पर खुलकर हमला करते रहे। संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया तक उनके बयान अक्सर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनते थे। दिग्विजय सिंह ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, धार्मिक ध्रुवीकरण और संघ परिवार की विचारधारा की आलोचना की। कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि वे विपक्ष की
आवाज को मजबूती से उठाने वाले नेता हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में 3 नाम लंबे समय तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीनों बड़े नेता, तीनों का अपना जनाधार और तीनों की अपनी राजनीतिक शैली। लेकिन समय के साथ इन रिश्तों में सहयोग भी दिखा और मतभेद भी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वर्षों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में रहे। कई मौकों पर दोनों ने मिलकर चुनावी रणनीतियां बनाई, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता वापसी के दौरान भी दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अंततः कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री चुना। दिग्विजय सिंह ने इस फैसले का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया और सरकार के साथ खड़े रहे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिग्विजय सिंह के संबंध समय के साथ बदलते रहे। एक दौर में दोनों कांग्रेस के प्रमुख चेहरे थे, लेकिन संगठन और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर उनके बीच मतभेदों की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि दोनों नेताओं ने कई चुनावों में साथ मिलकर भी काम किया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उनके साथ कई विधायकों ने इस्तीफा के बाद कमलनाथ सरकार को अल्पमत में ला दिया। सरकार गिर गई। इसके बाद भाजपा ने सत्ता संभाली। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने कई बार उन पर राजनीतिक हमले किए और आरोप लगाया कि उन्होंने जनादेश के साथ न्याय नहीं किया। दूसरी ओर सिंधिया ने कांग्रेस नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। की कहानी नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की उस राजनीति की कहानी भी है जहां एक ही व्यक्ति को कुछ लोग दूरदर्शी नेता मानते हैं तो कुछ उसे असफल शासक कहते हैं। करीब 5 दशकों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा, जीत भी देखी, हार भी देखी। मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर संसद तक, नर्मदा परिक्रमा से लेकर नई पदयात्राओं तक उनके हर कदम ने किसी न किसी रूप में राजनीतिक बहस को जन्म दिया। इतिहास किसी भी नेता का फैसला एक घटना या एक बयान से नहीं करता। उसका मूल्यांकन पूरे राजनीतिक जीवन, उसके फैसलों, उपलब्धियों, विवादों और जनता पर पड़े प्रभाव से होता है। दिग्विजय सिंह के बारे में भी अंतिम फैसला समय और इतिहास ही करेगा। अब सवाल आपसे, क्या दिग्विजय सिंह एक दूरदर्शी नेता हैं, विवादों में घिरे राजनेता हैं या दोनों का मिश्रण है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्यपरक राजनीतिक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर। मैं क्यों लूं? आपने भ्रष्टाचार किया है तो मैंने ये कहा है कि भाई मेरा चंदा वापस दो ताकि मैं इसे चंदा रामालय ट्रस्ट में दूं। जिस रामालय ट्रस्ट का गठन नरसिम्हा राव जी ने किया था, जिसमें उन्होंने सारे शंकराचार्य जी को सदस्य बनाया था, तो कम से कम वहां भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। आपके यहां तो भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम, चंदा चोरी हो रही है और हम लोगों की आस्था को के साथ आघात किया। मैं तो गया हूं, राम मंदिर में चंदा भी दिया है और पहले राम मंदिर की जो यात्रा निकली थी उसमें भी चंदा दिया था, उसमें भी घपला किया। मैं हिसाब मांगता रहा, हिसाब नहीं दिया। तब अशोक सिंघल जी थे, चंपत राय जी के मेंटर, तब भी हमको चंदे का हिसाब नहीं दिया। हमने शिला पूजन के हिसाब, शिला पूजन मैंने भी चंदा दिया था उसमें। मैं कांग्रेस का था, हूं और रहूंगा, लेकिन भगवान राम मेरे इष्ट देव हैं। मेरे भगवान राम पहले हैं, बाकी सब बाद में हैं।